आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ का मतलब है, फॉर एग्जांपल कि हमारी एक वेबसाइट है, उसका कोई भी एक वेब पेज है जिसको हम गूगल पे हायर रैंक करवाना चाहते हैं, तो हम एसईओ की टेक्निक्स इस्तेमाल उसी वेब पेज के ऊपर करेंगे। मतलब कि जिस पेज को हम गूगल पे हायर रैंक करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के, उसी पेज पे हम एसईओ टेक्निक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम किसी और वेब पेज पे नहीं करेंगे। ऑफ पेज में क्या होता है, हम दूसरी वेबसाइट के वेब पेज पे एसईओ की टेक्निक्स यूज करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट का वेब पेज गूगल पे हायर रैंक करे। अब ऑन पेज एसईओ की काफी सारी टेक्निक्स हैं, जिसमें से हम 20 जो फैक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे आता है टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन। मतलब जो आपका मेटा टाइटल है, जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, या जो आप अपने आर्टिकल में टैग्स लगा रहे हैं, उन सबको आपको ऑप्टिमाइज करना है। मतलब आपका जो टाइटल है उसके अंदर कीवर्ड आना चाहिए, प्लस आपके डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड आना चाहिए, और टैग्स भी आपके रेलेवेंट होने चाहिए। तो आपको ये देखना है कि जिस भी कीवर्ड के लिए आप उस पेज को रैंक करवाना चाहते हो, वो कीवर्ड आपके टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में आए। सेकंड फैक्टर में आता है शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड। अच्छा, शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन सा हो गया? फॉर एग्जांपल पिज्जा, ये क्या हो गया? शॉर्ट टेल कीवर्ड। हाउ टू मेक पिज्जा, लॉन्ग टेल कीवर्ड। हाउ टू मेक पिज्जा एट होम, और ज्यादा लॉन्ग टेल हो गया। हाउ टू मेक पिज्जा एट होम विदाउट ओवन, और ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। हमको फोकस करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड पे। क्यों? क्योंकि पिज्जा जो वर्ड है वो ज्यादा गूगल पे हायर सर्च वॉल्यूम उसका होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या सर्च करते होंगे? पिज्जा वर्ड को, इन स्पाइट ऑफ हाउ टू मेक पिज्जा। हाउ टू मेक पिज्जा एट होम और कम लोग सर्च करते होंगे, और हाउ टू मेक पिज्जा एट होम विदाउट ओवन और कम लोग सर्च करते होंगे। क्योंकि जैसे जैसे कीवर्ड लंबा होता जाएगा उसका सर्च वॉल्यूम क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है पिज्जा वर्ड पे। शॉर्ट टेल कीवर्ड पे हमेशा सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब मान लेता हूं कि 10 लाख लोग गूगल पे हर महीने सर्च करते हैं पिज्जा वर्ड को, और 100 वेबसाइट्स है इंडिया के अंदर जो फूड से रिलेटेड है। तो सभी वेबसाइट ट्राई करेगी कौन से वर्ड पे रैंक होने का? पिज्जा वर्ड पे। तो हाउ टू मेक पिज्जा पे क्या हो जाएगा? कंपटीशन लोअर हो जाएगा। कुछ वेबसाइट होगी जो हाउ टू मेक पिज्जा पे रैंक करना चाहेगी, और कुछ होगी जो हाउ टू मेक पिज्जा एट होम पे रैंक करना चाहेगी। तो जैसे जैसे कीवर्ड लॉन्ग टेल होता जाएगा तो उसका सर्च वॉल्यूम ड्रॉप होता जाएगा, और उसी वजह से जो कंपटीशन है वो नीचे जाता जाएगा, लो होता जाएगा। तो अपन को क्या करना है? हाई कंपटीशन में नहीं कूदना है, क्योंकि आपकी वेबसाइट 100 वेबसाइट्स को पछाड़ नहीं सकती है अगर आप अच्छा एसईओ नहीं करते हैं तो। बट अगर मैं बात करूं हाउ टू मेक पिज्जा एट होम विदाउट ओवन, उस पर सिर्फ 10 ही वेबसाइट पीछे पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ऑलरेडी कम है, तो सारी वेबसाइट का ध्यान उस पर नहीं है, क्योंकि वहां से यूजर के आने का स्कोप क्या है? कम है। तो आपको क्या करना है? उसी को सबसे पहले टारगेट करना है, ताकि एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ सही बेहतर आप हायर रैंक कर जाओ, तो आपके पास में कुछ ना कुछ सर्च ट्रैफिक आए आपकी वेबसाइट पे। इवेंचुअली क्या होगा? आप हाउ टू मेक पिज्जा एट होम पे भी रैंक करने लगोगे, हाउ टू मेक पिज्जा पे भी रैंक करने लगोगे, और क्या पता पिज्जा वर्ड के ऊपर भी रैंक करने लगोगे, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड हमेशा शॉर्ट टेल कीवर्ड से मिलके बनता है। थर्ड नंबर पे आते हैं अपन एसएसएल सर्टिफिकेट, यानी स्टैंडर्ड सॉकेट लेयर। अगर आपकी वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है तो आपकी वेबसाइट अनसेफ है, और गूगल नहीं चाहेगा कि वो अपने यूजर को अनसेफ वेबसाइट पे भेजे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट सेफ हो, तो उसके लिए आपने एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना है, तभी जाकर के आपको गूगल हायर रैंक करने वाला है। नेक्स्ट अपना आता है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। मतलब अब फॉर एग्जांपल कि एक वेबसाइट है अविनाश.com और एक है ललित.com। अविनाश.com ने आर्टिकल डाला हाउ टू मेक पिज्जा पे, और ललित ने भी आर्टिकल डाला हाउ टू मेक पिज्जा पे।
अब ललित की वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल पैराग्राफ्स है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स नहीं है, तो यूजर को समझने में चीजें थोड़ा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। बट मैंने जो आर्टिकल डाला उसके अंदर हेडिंग्स भी है, सब हेडिंग्स भी है, तो क्या यूजर इजीली समझ पाएगा कि अच्छा ये पैराग्राफ इस हेडिंग के अंतर्गत आता है, मतलब इसमें ये चीज है। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का भी आपको इस्तेमाल करना है। यहीं से गूगल को आइडिया लगता है अच्छा ये पेज को मेरे को कौन से कीवर्ड के लिए रैंक करवाना है। नेक्स्ट आता है आपका कीवर्ड डेंसिटी। आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपके उस पेज में 3 से 5 बारी रिपीट होना चाहिए। अब मतलब जो वर्ड है पिज्जा, मेक पिज्जा, कुक पिज्जा, तो वो आपके पूरे पेज के अंदर 3 से 5 बारी आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली गूगल उसको हायर रैंक करेगा, क्योंकि गूगल को लगेगा वो वेब पेज ज्यादा रेलेवेंट है उस कीवर्ड के लिए। अगर वो कीवर्ड रिपीट नहीं हो रहा तो गूगल को लगेगा कि अच्छा सिर्फ आर्टिकल का टाइटल ही है जिसके अंदर ये कीवर्ड है, अंदर के कंटेंट में वो कीवर्ड नहीं है, तो मतलब ये इररिलेवेंट पेज है, तो वो उसको हायर रैंक नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका आता है कीवर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ। मतलब आपको ये भी कोशिश करनी है जो आपका वेब पेज है उसका जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर वो कीवर्ड मौजूद हो जिसके लिए आप गूगल पे हायर रैंक करना चाहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आता है कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1200 से 1500 वर्ड्स की होनी चाहिए, तब गूगल ऑटोमेटिकली आपको हायर रैंक करेगा। अब फॉर एग्जांपल 3 वेबसाइट है, तीनों ने एक ही कंटेंट के ऊपर में आर्टिकल डाला है, एक के ऊपर 500 वर्ड्स है, एक पे 1200 से 1500 और एक पे 3000 वर्ड्स का कंटेंट है, तो गूगल 500 वाले को हायर रैंक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस पे शॉर्ट कंटेंट है, गूगल के यूजर को इंफॉर्मेशन काफी शॉर्ट मिलने वाली है। बट यही अगर वो 3000 वर्ड्स वाले को हायर रैंक करता है तो उसमें क्या होगा, यूजर बोगस हो जाएगा। तो बेटर है कि मीडियम कंटेंट को हायर रैंक किया जाए, यानी 1200 से 1500 वर्ड्स का जो कंटेंट है उसको गूगल हायर रैंक करता है। नेक्स्ट आपका आता है कंटेंट फ्रेशनेस, कि आपका कंटेंट जो है वो कितना यूनिक है, कितना फ्रेश है। ये कैसे पता लगेगा? ये पता ऐसे लगेगा कि भैया आपको कंटेंट कॉपी नहीं करना है किसी वेबसाइट से। अगर आप कॉपी कर लेंगे तो आपको गूगल इंडेक्स ही नहीं करेगा, रैंक तो दूर की बात। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक किताब लेके आते हैं मार्केट से और उस किताब के अंदर मिस प्रिंटिंग की वजह से एक जो पेज है वो 5 बार रिपीटेडली प्रिंट हो जाता है, तो क्या आप पेज नंबर 1 से लेकर के 5 तक सभी पेजेस को पढ़ेंगे? नहीं, आप पेज नंबर 1 के बाद में सीधा पेज नंबर 6 को ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम ही कंटेंट क्या हो गया, मिस प्रिंट हो गया। अब अगेन फॉर एग्जांपल कि मैंने हाउ टू मेक पिज्जा पे आर्टिकल डाला, आपने मेरे आर्टिकल का कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, आपके दोस्त ने अगेन आपका कॉपी करके खुद की वेबसाइट पे डाल दिया, तो गूगल ऐसा तो है नहीं कि जब यूजर सर्च करेगा हाउ टू मेक पिज्जा तो उसके अंदर जो पहले टॉप 10 सर्च रिजल्ट आ रहे हैं उसमें सेम ही कंटेंट दिखाए हर बार यूजर को। नहीं, वो भी ऐसा नहीं चाहेगा, तो वो क्या करता है, डुप्लीकेट कंटेंट को इंडेक्स करता ही नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट फ्रेश हो, यूनिक हो, टाइम टू टाइम आपका कंटेंट अपडेट हो। तो अपडेट होएगा तो क्या होएगा, गूगल को लगेगा अच्छा इसने इस साल वापस अपने कंटेंट को अपडेट किया है, आर्टिकल को एडिट करके कुछ न्यू लाइन्स ऐड करके अपडेट किया, मतलब इसका कंटेंट अब वापस से फ्रेश हो गया है, तो ऑटोमेटिकली आपके उस पेज को हायर रैंक करेगा। नेक्स्ट अपना आता है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग। देखो हाइपरलिंक्स जो आप बनाते हो अपने पेज पे, एक होते हैं इंटरनल हाइपरलिंक और एक होते हैं एक्सटर्नल हाइपरलिंक। इंटरनल हाइपरलिंक यानी खुद ही के वेबसाइट के खुद ही दूसरे वेब पेज का हाइपरलिंक अगर आप लगाते हो अपने आर्टिकल में तो उसको कहते हैं इंटरनल हाइपरलिंक। बट यही अगर आप किसी और की वेबसाइट के वेब पेज का हाइपरलिंक लगाते हो तो वो कहलाता है एक्सटर्नल हाइपरलिंक। इंटरनल हाइपरलिंक लगाने से गूगल को आइडिया मिलेगा कि अच्छा ये बंदा पिज्जा बनाते बनाते मेरे यूजर को बर्गर बनाना भी सिखा रहा है। मतलब क्यों? क्योंकि मैंने अपने बर्गर वाले आर्टिकल का हाइपरलिंक अपने पिज्जा वाले आर्टिकल में लगाया था, तो मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे करके मैं यूजर को भेज रहा हूं, तो गूगल इस चीज की वैल्यू करेगा और आपको हायर रैंक करेगा। तो आपको अपनी वेबसाइट के दूसरे वेब पेज का हाइपरलिंक लगाना है। किसी और की वेबसाइट का लगाते हो तो उससे गूगल के नजर में क्या जाएगा, अच्छा ये शेयरिंग इज केयरिंग में बिलीव करता है, ये मेरे ट्रैफिक को अकेला नहीं खा रहा है, ये आगे दूसरी वेबसाइटों पे भी पास ऑन कर रहा है, जहां इसको लगता है कि यूजर अगर जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी।
नेक्स्ट आता है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। अब देखो ज्यादातर जो यूजर है वो आज के वक्त में मोबाइल यूजर्स है, तो आपकी वेबसाइट क्या है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, इजीली मोबाइल पे एक्सेसिबल हो। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है पेज लोड स्पीड। पेज लोड स्पीड क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। देखो गूगल नहीं चाहेगा कि उन वेबसाइटों को हायर रैंक करते हुए जिसके अंदर जैसे यूजर क्लिक करे तो उस पेज को लोड होने में काफी टाइम लगे। तो अब पेज लोड स्पीड को कैसे बढ़ाना है? पेज लोड स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको एक तो होस्टिंग हायर लेवल की लेनी पड़ेगी, मतलब थोड़ी महंगी होस्टिंग आपको परचेज करनी पड़ेगी वेबसाइट की। तो उसमें क्या होगा, रैम ज्यादा होगी तो फटक से आपका पेज क्या करेगा, लोड करेगा। सेकंड, जब आप इमेजेस अपलोड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे तो आप ट्राई करें कि डायरेक्ट 5 MB की 5 फोटोज डालेंगे तो 25 MB का लोड एक पेज पे हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप उस इमेज को कंप्रेस करके डालें। ऑप्टिमाइज करके अगर आप डालते हैं 500 KB के 5 इमेजेस 2.5 MB की हो रही है तो क्या होगा, यूजर फटक से जैसे विजिट करेगा पेज तुरंत लोड हो जाएगा। तो इमेजेस भी आपको ऑप्टिमाइज करके डालनी है। वीडियो डायरेक्ट अपलोड नहीं करके आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे होस्ट कर देवे और फिर यूट्यूब का जो प्लेयर है वो अपनी वेब पेज में एम्बेड कर देवे। तो क्या है कि 1 GB का वीडियो डाउनलोड होने के बजाय जो भी 20-25 KB का प्लेयर है वो फटक से लोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पेज लोड स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीडेबिलिटी। अब मान लो कि मैंने आपको 2 बुक्स दी पढ़ने के लिए, एक बुक है विलियम शेक्सपियर की और एक है लोकल राइटर की। दोनों ही इंग्लिश के अंदर है, तो आप इजीली पढ़ किसको पाओगे, जो लोकल राइटर की है। तो उससे क्या होगा कि आप कनेक्ट भी कर पाओगे, आपको समझ भी आएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि हाई वोकेबलरी का यूज करना है, नहीं, उससे क्या हो जाएगा, आपकी रीडेबिलिटी पुअर हो जाएगी, लोगों को समझ नहीं आएगा। सेकंड, आपको ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं करनी है, अन्यथा क्या होगा, रीडेबिलिटी पुअर हो जाएगी। तो रीडेबिलिटी को आपको अच्छा रखना है, क्योंकि देखो गूगल भी नहीं चाहेगा कि वो इनकरेक्ट ग्रामेटिकल जो कंटेंट है उसको हायर रैंक करे। नेक्स्ट आता है एवरेज वॉच टाइम। एवरेज वॉच टाइम का मतलब है औसत लोगों का रुकने का समय। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट पे काफी सारे यूजर्स आते हैं, ठीक है ना, और अगर उनका औसत रुकने का समय ज्यादा होगा तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको हायर रैंक करेगा। अच्छा, औसत रुकने का समय कैसे बढ़ा सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं अपने कंटेंट के बीच में, तो यूजर क्या है उस फोटो को देखने के लिए काफी समय रुक सकता है। 10-15 सेकंड आपका एवरेज वॉच टाइम इससे बढ़ जाएगा। सेकंड, आप वीडियो भी लगा सकते हैं, तो अगर यूजर ने वीडियो प्ले किया यूट्यूब का वहां पे उस वेब पेज पे, तो वो यूट्यूब पे रिडायरेक्ट नहीं करता, वो उसी पेज पे ओपन हो जाता है। तो उससे क्या है कि आपके उस पेज का एवरेज वॉच टाइम बढ़ेगा। तीसरा, आपका जो कंटेंट है अगर उसकी रीडेबिलिटी अच्छी रहेगी तो यूजर रुक करके उसको तबियत से पढ़ेगा, तो अगेन आपकी एवरेज वॉच टाइम उस पेज की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। टाइप्स ऑफ ट्रैफिक अपन को पता है 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी जो सर्च इंजन के थ्रू आता है, गूगल सबसे ज्यादा उसको वेटेज देता है। सर मेरा जो आर्टिकल है वो तो मैंने अभी डाला ही है, तो उस पर सर्च इंजन से ट्रैफिक डायरेक्टली कैसे आएगा जब तक वो रैंक नहीं करेगा? देखो आपके वेबसाइट के दूसरे वेब पेजेस तो हायर रैंक कर रहे हैं गूगल में, उनमें आप हाइपरलिंक लगा दो अपने वाले आर्टिकल का, तो क्या होगा कि अब फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक चाउमीन वाला आर्टिकल मेरा हायर रैंक कर रहा है गूगल पे, तो वहां पे क्या होगा, सर्च इंजन से ट्रैफिक आएगा। और उसके आर्टिकल के अंदर मैंने क्या कर दिया है, हाइपरलिंक लगा दिया हाउ टू मेक पिज्जा वाले आर्टिकल का, तो वहां से कुछ लोग क्लिक करके और कहाँ आ जाएंगे, हाउ टू मेक पिज्जा वाले आर्टिकल पे आ जाएंगे। तो उस हाउ टू मेक पिज्जा वाले वेब पेज का क्या होगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होएगा। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप कहीं से भी लेकर के आ सकते हैं इंटरलिंकिंग करके। तो इस तरीके से क्या है कि आपका उस वेब पेज का ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ता है। सेकंड नंबर ऑफ आता है ट्रैफिक, कौन सा, डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक यानी जो सीधा लोग यूआरएल क्या किए, ब्राउजर के अंदर यूआरएल बार में डाल के और एंटर मार के सीधा आपकी वेबसाइट पे आए हैं, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक तभी आता है, यूआरएल लोग तभी डालते हैं जब आपकी ब्रांडिंग अच्छी होती है या फिर आप मल्टी चैनल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं व्हाट्सएप के थ्रू लिंक भेज रहा हूँ अपने यूजर्स को अपने नए कंटेंट के, लोग क्लिक करते हैं तो सीधा क्या होता है, वो यूआरएल सीधा ब्राउजर में ओपन होता है, वो गूगल पे सर्च नहीं होता है। सेकंड, मैंने क्या किया, एसएमएस मार्केटिंग में लिंक भेजा, लोग क्लिक करते हैं जैसे लिंक पे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो यूआरएल ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाता है, वो गूगल में सर्च नहीं होता है। तो अगेन ये भी डायरेक्ट ट्रैफिक के अंदर आता है। ईमेल मार्केटिंग की
लोगों ने लिंक पे क्लिक किया, सीधा ब्राउजर में वो लिंक खुला, डायरेक्ट ट्रैफिक है। तो इन सब चैनल से अगर लोग आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे, यूजर्स आ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट ट्रैफिक में कहलाएंगे। तीसरे नंबर पे आता है रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक यानी दूसरी वेबसाइटों पे जब मेरा हाइपरलिंक लगा होगा, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, उनको हटाकर के बाकी दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट है उन पे अगर मेरा हाइपरलिंक लगा हुआ है और लोग क्लिक करके और दूसरी वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो वो कहलाएंगे रेफरल ट्रैफिक में। अब दूसरी वेबसाइट आपका हाइपरलिंक क्यों लगाएगी? वो तभी लगाएगी जब आपके कंटेंट के अंदर वैल्यू होगी। अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल है तभी वो हाइपरलिंक लगाएगी और वहां से लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो वो हो गया रेफरल ट्रैफिक। चौथे नंबर पे अपना आता है सोशल ट्रैफिक। सोशल ट्रैफिक यानी आपके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब जो आपका वीडियोस है उसके डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का और लोग वहां से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो वो कहलाएंगे सोशल ट्रैफिक के अंदर। इसका वेटेज एकदम कम है। क्यों? क्योंकि ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूबर जो होते हैं वो कुछ भी कह के और ट्रैफिक को बुला सकते हैं। ये वो लिंक है जो यूजर खुद बना रहा है, जो ओनर वेबसाइट का है वो खुद बना रहा है बिना किसी की परमिशन के। रेफरल ट्रैफिक में क्या, दूसरी वेबसाइट का ओनर लिंक लगा रहा है, तो वो बड़ा ही सोच समझ के लगाएगा। अगर उसको लगता है कि आपका कंटेंट वैल्यू एड ऑन कर रहा है तभी वो अपनी वेबसाइट के अंदर हाइपरलिंक लगाएगा, अन्यथा नहीं लगाएगा। बट सोशल ट्रैफिक में ओनर खुद अपने पेजेस पे, अकाउंट्स पे हाइपरलिंक लगा रहा है, तो ये कोई भी लगा सकता है। तो इस वजह से क्या, इसका वेटेज कम है। और इसके अलावा क्यों वेटेज इसका कम है सोशल ट्रैफिक का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। इनऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी बॉट ट्रैफिक या एड के थ्रू आया हुआ ट्रैफिक। इसका वेटेज एकदम नलीफाई है। क्यों? क्योंकि अगर गूगल इसको हायर वेटेज दे देगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा है वही हायर रैंक करेगा। क्यों? क्योंकि वो एड चला करके काफी सारे लोगों को अपनी वेबसाइट पे बुला लेगा, तो ऑटोमेटिकली वो हायर रैंक कर जाएगा। तो गूगल कहता है नहीं, इनऑर्गेनिक ट्रैफिक कोई भी लेकर के आ सकता है, इसलिए इसको हायर रैंक नहीं करना है। तो उसको वो एसईओ के अंदर कंसिडर नहीं करता है उस टाइप के ट्रैफिक को। नेक्स्ट अपन आते हैं वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन में। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन अब क्या होता है? अब देखो, जो जमाना आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है? हे सिरी, ओके गूगल का। अब कोई भी फोन या कोई भी डिवाइस ये नहीं चाहेगा कि वो गलत या ग्रामेटिकल एरर वाला कंटेंट रीड आउट करे। तो उस केस के अंदर आपकी जो वेबसाइट है या जो आपके वेब पेजेस है वो क्या हो, वॉइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो। क्योंकि फ्यूचर अब उसी का है। तो आपको ध्यान देना है अपनी रीडेबिलिटी पे कि आपका कंटेंट एकदम रीडेबल हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट क्या बन जाएगी, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइज्ड बन जाएगी। नेक्स्ट अपन आते हैं डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। अब ये क्या है? देखो, ये एक मैट्रिक स्केल है। मैट्रिक स्केल 0 से 100 तक का। अब फॉर एग्जांपल कि आप कोई मूवी देखने जाते हैं, आपने बाहुबली मूवी देखी, अब आप क्या करते हैं, उस मूवी को रेटिंग दे देते हैं ना, कैसे 4 की रेटिंग है या 5 की रेटिंग है या 8 की रेटिंग है, 0 के 10 के स्केल पे। अब उसके अंदर पैरामीटर्स तो काफी होते हैं, जैसे मूवी की डायरेक्शन, मूवी की कोरियोग्राफी, एक्टर की एक्टिंग, एक्ट्रेस की एक्टिंग, मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स थे उनके लिरिक्स, जो भी ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट था, जो एनिमेशन इफेक्ट था, जो स्टोरी लाइन थी, काफी सारे पैरामीटर्स को आप सम अप करके एक रेटिंग दे देते हैं। वैसे ही क्या होता है कि ये डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी एक मैट्रिक स्केल है 0 से 100 तक का। जब एक नई वेबसाइट स्टार्ट होती है तो उसकी डोमेन अथॉरिटी 0 से स्टार्ट होती है, और जैसे जैसे वो वेबसाइट अपने एसईओ पे काम करती जाएगी, दूसरी वेबसाइटों पे जब उसके हाइपरलिंक बढ़ते जाएंगे, विंटेज बढ़ती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली डोमेन अथॉरिटी का स्कोर बढ़ता चला जाता है। जैसे गूगल की आज के वक्त में डोमेन अथॉरिटी है 100 की, यूट्यूब की है 100 की, फेसबुक की है 100 की। तो देखो, 0 से 10 तक का सफर भी बहुत मुश्किल होता है। करीबन वेबसाइट ओनर को इसमें साल से 1.5 साल लग जाता है। तो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट इंक्रीज होती है। हाँ, ब्लैक हैट एसईओ से जरूर ओवरनाइट इंक्रीज होती है, बट उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है। गूगल पेनल्टी डाल देता है आपकी वेबसाइट पे और आपकी वेबसाइट को गूगल पे इंडेक्स करने से बैन कर देता है। तो आपको व्हाइट हैट एसईओ ही यूज करना है और इसमें समय लगेगा। और पेज अथॉरिटी क्या होता है, अगेन 0 से 100 तक का स्केल पे पेज अथॉरिटी बनती है, जिसके अंदर आपके वेब पेज की अथॉरिटी रहती है कि उसका जो यूआरएल है वो कितने वेबसाइटों पे डला हुआ है, उस हिसाब से आपकी पेज अथॉरिटी इंक्रीज होती है।
तो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी जिस वेबसाइट की हायर होगी वो हायर रैंक करेगा। नेक्स्ट अपन आते हैं कीवर्ड इन स्लग, मतलब यूआरएल के अंदर आपका कीवर्ड मौजूद है या नहीं है। तो यूआरएल के अंदर आगे का पोर्शन तो होता है डोमेन नेम, डोमेन नेम के बाद में आता है स्लग। तो आपको ये ट्राई करना है कि यूआरएल के अंदर क्या आ जाए, कीवर्ड आ जाए। नेक्स्ट अपन आते हैं विंटेज, कौन सी वेबसाइट की ज्यादा विंटेज है उसके हिसाब से गूगल उसको हायर रैंक करेगा। अब देखो 5 साल पुरानी वेबसाइट अगर हाउ टू मेक पिज्जा पे आर्टिकल डालती है और 2 महीने पुरानी वेबसाइट हाउ टू मेक पिज्जा पे आर्टिकल डालती है, तो गूगल क्या करेगा, 5 साल वाली को हायर रैंक करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भैया ये वेबसाइट काफी टाइम से चल रही है, ये वेबसाइट जल्दी से कहीं पे भी नहीं भागेगी। ऐसा नहीं कि रातों रात बंद करके भाग गई, ठीक है। बट 2 महीने वाली वेबसाइट का कोई पता नहीं है, क्या पता वो अपने खर्चे नहीं निकाल पाए और गूगल उसको हायर रैंक कर दे और उसके बाद में वो वेबसाइट रातों रात बंद हो जाए। तो क्या होगा, अब जितना टाइम रैंकिंग में लगता है 3 से 6 महीने, उतना ही टाइम डी रैंकिंग में भी लगता है। तब तक क्या होगा, यूजर जब भी सर्च करेगा हाउ टू मेक पिज्जा और नई वाली वेबसाइट अगर हायर रैंक कर रही है तो लोग उसको खोलेंगे, तो क्या होगा, पेज नॉट फाउंड का एरर आएगा। गूगल अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसलिए वो नई वेबसाइटों को जल्दी से हायर रैंक नहीं करने वाला है। नेक्स्ट आता है रिटर्निंग ट्रैफिक और न्यू ट्रैफिक, यानी रिटर्निंग विजिटर और न्यू विजिटर। अब देखो, अब रिटर्निंग विजिटर आपकी वेबसाइट पे कब आएगा, जब उसको लगेगा कि हाँ उसका जो लास्ट विजिट था काफी वैल्यूएबल गया, मतलब वो लास्ट जो विजिट था उसमें उसके अंदर वैल्यू एड ऑन की गई है, तभी वो वापस आपकी वेबसाइट पे आएगा। अब रिटर्निंग ट्रैफिक को बुलाने का क्या तरीका है, क्या गूगल के थ्रू रिटर्निंग ट्रैफिक आता है? हाँ आता है, पर बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसने हाउ टू मेक पिज्जा सर्च करके और आपकी वेबसाइट पे आया था वो नेक्स्ट टाइम हाउ टू मेक गोलगप्पा सर्च करके भी आपकी वेबसाइट को खोले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि रिटर्निंग ट्रैफिक को बुलाने के लिए आपको लोगों का डेटा कलेक्ट करना है। जब भी वो आपकी वेबसाइट पे आए आप एक फॉर्म लगा दीजिए, वहां पर फॉर्म के थ्रू उनके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप कलेक्ट कीजिए। तो जैसे ही आप नया कंटेंट डालते हैं आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर दें, आप ईमेल मार्केटिंग कर दें और उन लोगों को वापस से अपनी वेबसाइट पे बुलाएं, तो उससे क्या होगा, रिटर्निंग ट्रैफिक आएगा। न्यू यूजर्स, जो न्यू विजिटर्स है वो तो गूगल से आते ही है, तो बेटर है कि आप ध्यान रखें रिटर्निंग विजिटर का। गूगल इस रिटर्निंग विजिटर्स जिस वेब पेज पे आ रहे हैं उसको अपने सर्च इंजन पे हायर रैंक करता है, क्योंकि रिटर्निंग विजिटर तभी आते हैं जब उनका प्रीवियस विजिट अच्छा गया होता है। तो इस तरीके से ये करीबन 20 फैक्टर्स है जिनका आपको ध्यान रखना है और तभी जाकर के जो आपका पर्टिकुलर वेब पेज है वो हायर रैंक करेगा। इसके अंदर एक फैक्टर अपन ने मिस कर दिया जो कि है इन्फोग्राफिक्स, यानी जब आप इमेजेस अपलोड करें अपने वेब पेज पे तो मेक श्योर करेंगे उस इमेजेस को आप रीनेम करके और अपलोड करें और आल्ट टेक्स्ट भी डालें। आल्ट टेक्स्ट क्या होता है, कभी कभार वेबसाइट पे यूजर आता है और ड्यू टू इंटरनेट लो कनेक्टिविटी वो वेबसाइट का जो इमेजेस है वो ओपन नहीं हो पाएगा तो क्या आएगा, इमेजेस टूटा हुआ आएगा, और टूटा हुआ आएगा तो वहां पर नीचे में वो इमेज किस चीज से रिलेटेड है वो लिखा हुआ आएगा अगर आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाला है। ये हमने आर्टिकल में भी पहले डिस्कस किया था। तो आपको जब भी इमेजेस अपलोड करनी है, इमेजेस को उन कीवर्ड्स के साथ रीनेम करके अपलोड करना है जिन कीवर्ड्स के लिए आप उस वेब पेज को हायर रैंक करवाना चाहते हैं, और आल्ट टेक्स्ट भी आपको उन इमेजेस में डालना है। तो ये कंप्लीट फैक्टर्स रहते हैं, इसके अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स रहते हैं जो हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। तो ये ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एक वेब पेज बनाएं। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।